नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के इस इम्पोर्टेंट सेशन के अंदर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत के भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं और भारत के भूगोल की दो वीडियो आपको मिलेंगे। ये पहला पार्ट और सेकंड पार्ट भी आज ही आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करेंगे किन किन टॉपिकों की। सबसे पहले भौतिक स्वरूप के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में जलवायु से संबंधित बात करेंगे और नदियों की बात करेंगे, और इसी के साथ में जनसंख्या, फसल उत्पादक जो भी राज्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही कुछ जो मेजर टॉपिक्स हैं जैसे कि वनस्पति है उनके बारे में हम बात करेंगे, और इसके साथ में वन रिपोर्ट पढ़ने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो ये आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ और अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पूरी क्लास ये चलने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फसल उत्पादक राज्य में। और फसल उत्पादक जो राज्य हैं वो शीर्ष स्थान पर कौन कौन से, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो ये हमें सबसे पहले दोस्तों जो फैक्ट है वो पढ़ लेने जरूरी है, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हमारा आए तो ये टॉपिक हमारा कवर हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चावल के बारे में। तो चावल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है वो है दोस्तों वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। उसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में आता है पंजाब। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होते हैं, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद में पंजाब के अंदर। जैसे हम प्रति हेक्टेयर की बात करें तो वो पंजाब में सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है वो दोस्तों पश्चिम बंगाल करता है चावल का। उसके बाद में गेहूं की बात करें तो गेहूं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद में पंजाब में, और उसके बाद में हरियाणा में। गेहूं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद में पंजाब में, और उसके बाद में हरियाणा के अंदर। गन्ने की बात करें तो गन्ने में दोस्तों महाराष्ट्र मत कर देना, आपका गलत हो जाएगा। पहले स्थान पर गन्ना है, वो सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है वो है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में आता है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद में आएगा महाराष्ट्र। और उत्तर प्रदेश का आपको ध्यान में रखना है कि चीनी उत्पादक सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है, तो वो वर्तमान में दोस्तों चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश ही है, क्योंकि जहां पर ज्यादा गन्ना होता है वहां पर ज्यादा चीनी का उत्पादन होता है। उसके बाद में हम बात करें महाराष्ट्र की, और गन्ना उत्पादक में सबसे ज्यादा जो उत्पादन करने वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में कौन करता है महाराष्ट्र। आगे आता है कपास। देखिए, कपास सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है गुजरात, और उसके बाद में आता है महाराष्ट्र। तो कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, गुजरात करता है, और गुजरात के जस्ट पास में ही महाराष्ट्र है जो कि कपास का दूसरा सबसे उत्पादक राज्य है। उसके बाद में कॉफी की हम बात करें तो कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक करता है, उसके बाद में केरल, और उसके बाद में तमिलनाडु है। चाय की बात करें तो चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन असम करता है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, और उसके बाद में तमिलनाडु। रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, केरल करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में दोस्तों देखिएगा, बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन करता है राजस्थान। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, राजस्थान करता है, और उसके बाद में द्वितीय स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, और तृतीय स्थान पर आता है हरियाणा। लेकिन हमें पहला जरूर याद रखना है कि बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, वो करता है राजस्थान। सरसों की बात करें तो सरसों में सबसे ज्यादा राजस्थान ही है। उसके बाद में कुल तिलहन की बात करें तो वह भी राजस्थान ही है। कुल दलहन की बात करें तो वो आएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। जो दलहन का उत्पादन करता है वो मध्य प्रदेश करता है, प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। उसके बाद में मूंगफली की बात करें तो उसमें गुजरात है। चने की बात करें तो मध्य प्रदेश है, और जवार की बात करें तो महाराष्ट्र, और सोयाबीन की बात करें तो भी महाराष्ट्र। तो जवार में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, सोयाबीन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, मूंगफली में गुजरात है, चने में मध्य प्रदेश है। उसके बाद में बाजरे के अंदर राजस्थान है ही, सरसों के अंदर राजस्थान है, कुल तिलहन के अंदर भी कौन है, राजस्थान है, और कुल दलहन के अंदर मध्य प्रदेश है। उसके बाद में हमने बात की थी कपास की। कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, गुजरात करता है। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, कर्नाटक करता है। चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, असम करता है। और रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, केरल करता है। और उसके बाद में हमने बात की थी चावल की। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन यूपी, और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन यूपी करता है। तो गेहूं का, गन्ने का यूपी, चावल का पश्चिम बंगाल, कपास का गुजरात, कॉफी का कर्नाटक,
चाय असम की है, रबर केरल, उसके बाद में बाजरे राजस्थान, सरसों में राजस्थान, कुल तिलहन में राजस्थान। उसके बाद में दलहन की बात करें तो वो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर होगा। मूंगफली गुजरात में सबसे ज्यादा होती है, चना मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, जवार महाराष्ट्र के अंदर और सोयाबीन महाराष्ट्र के अंदर। तो जवार और सोयाबीन दोनों को महाराष्ट्र याद रख लेना। चने में मध्य प्रदेश, मूंगफली में गुजरात और बाजरे में राजस्थान, सरसों में राजस्थान, कुल तिलहन में राजस्थान, कुल दलहन में मध्य प्रदेश। तो ये हमने सारी फसलें, जो भी इंपॉर्टेंट फसलें हैं, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा किस फसल का उत्पादन करता है, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आया है। अब चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में, भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है और पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारत का आकार षटकोणीय है। उसके बाद में अगला कथन दिया गया है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में दिया गया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। उसके बाद में दिया गया है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। तो यहां पर देखिएगा, भारत का आकार है वो है दोस्तों चतुष्कोणीय। भारत का आकार षटकोणीय ना होकर चतुष्कोणीय है, ये आप सभी को पता है। तो हमारा पहला जो कथन है वो बिल्कुल गलत है, यानी कि पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का आकार षटकोणीय नहीं है, भारत का आकार है चतुष्कोणीय। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,283 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,283 वर्ग किलोमीटर है। 283 वर्ग किलोमीटर भारत का टोटल क्षेत्रफल है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, यानी भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 असुमेलित है। देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, इससे पहले हम मैप के अंदर चलते हैं और वहां पर अच्छे से समझ के इस क्वेश्चन का राइट आंसर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये है मैप आपके सामने, और के अंदर फटाफट से देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। देखिए उत्तरी बिंदु, भारत की उत्तरी बिंदु की बात करें तो वो है दोस्तों इंदिरा कोल। तो ये आप सभी को पता ही है, इंदिरा कोल है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उसके बाद में हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये आपका यहां पर रहा, और ये है किथिबू है, जो कि पूर्वी बिंदु है। उसके बाद में भारत का पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये आपका गुजरात के पास यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट के साथ यहाँ पर हम बात करें तो वो है गौर माता गुजरात के अंदर। तो ये पश्चिमी बिंदु हो गया। और भारत का दक्षिणी बिंदु की हम बात करें तो मुख्य भूमि का पूछे तो वो आ जाएगा केप केमोरिन, जो कि कन्याकुमारी। और यदि हमसे पूछे एक भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तो वो यहाँ पर है दोस्तों 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश के ऊपर, उत्तरी अक्षांश के ऊपर। और इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। और इसके साथ ही हमें यह भी देख लेना है कि भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो कितना है। तो भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार की हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये दोस्तों भारत का क्या है, देशांतरी विस्तार, और ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार। और भारत की इस उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर इस प्रकार से। और भारत की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। ये ध्यान में रख लेना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन में क्या दिया है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा कोल है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा पॉइंट आता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि के अंदर, तो वो इंदिरा पॉइंट नहीं है दोस्तों, वो क्या है, केप केमोरिन है, कन्याकुमारी केप केमोरिन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और तीसरा पॉइंट दिया है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किथिबू है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गौर माता गुजरात है। तो ये 3 पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यदि मुख्य भूमि से दूर पूछा जाता तो हमारा यहां पर इंदिरा पॉइंट सही होता, लेकिन मुख्य भूमि के अंदर केप केमोरिन कन्याकुमारी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े सही राज्यों का क्रम कौन सा है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर हमें क्या कौन सा आंसर है वो राइट होगा? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम पूछा जाए तो वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सबसे छोटे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्यों का क्रम है, सबसे पहले आएगा गोवा, उसके बाद में आएगा सिक्किम, उसके बाद में आएगा त्रिपुरा और उसके बाद में दोस्तों आएगा नागालैंड। तो गोवा सबसे छोटा राज्य है, उसके बाद में सिक्किम है, उसके बाद में त्रिपुरा है। लेकिन हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम कौन सा है, तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी राजस्थान सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है और तीसरा है महाराष्ट्र। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? यहां पर हम बात करें भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई की, तो वो तो आ जाती है 15,200 किलोमीटर। यदि तटीय सीमा की लंबाई पूछे, द्वीपों सहित ना पूछ करके समुद्री सीमा की लंबाई पूछे, केवल और केवल समुद्री सीमा की लंबाई पूछे, तो वो आ जाएगी 6100 किलोमीटर। और यदि द्वीपों सहित पूछे तो 7516 किलोमीटर। ये द्वीपों सहित है और ये इसमें द्वीप शामिल नहीं है। और उसके बाद में भारत की कुल सीमा की लंबाई पूछे तो वो आ जाएगी 22,716 किलोमीटर। तो यहां से आपके 4 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई तो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। उसके बाद में 6100 किमी क्या है? ये समुद्री सीमा की लंबाई है, जिसके अंदर द्वीपों की लंबाई शामिल नहीं है। और यदि द्वीपों सहित पूछे तो 7516.6 किलोमीटर आ जाएगी। और टोटल यदि पूछे भारत की कुल सीमा की लंबाई, स्थलीय और समुद्री दोनों इसमें शामिल हो जाएगी, तो 22,716 किलोमीटर है वो भारत की कुल सीमा की लंबाई है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। देखिए, सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? और समुद्री सीमा की टोटल लंबाई की हम बात करें तो वो है 6100 किमी। लेकिन यदि द्वीपों सहित पूछे तो 7516.6 किलोमीटर है। तो ये तो आपकी सीमा की लंबाई हो गई। लेकिन यहां पर पूछा कि सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। दोस्तों, यहां पर यदि आपको ऑप्शन में अंडमान निकोबार मिले तो आपको चूज अंडमान निकोबार ही करना होगा, क्योंकि सबसे लंबी समुद्री सीमा है वो अंडमान निकोबार की है। यदि अंडमान निकोबार जो आपके ऑप्शन में नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो दोस्तों आपको गुजरात करना होगा। लेकिन गुजरात भी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो आपको अंडमान निकोबार ही करना होगा। सबसे ज्यादा लंबी समुद्री सीमा है वो अंडमान निकोबार ही बनाता है। देखिए, हम बात करें दोस्तों यहां पर प्रायद्वीपीय भारत की, जैसे कि इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत है। यहां पर सबसे पहले आता है गुजरात, उसके बाद में आता है दोस्तों महाराष्ट्र, उसके बाद में गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक और उसके बाद में केरल आ जाता है। ठीक है, इधर की तरफ बात करें तो यहां पर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, उसके बाद में दोस्तों ओडिशा आ जाएगा, उसके बाद में आंध्र प्रदेश और उसके बाद में तमिलनाडु। तो ये 9 राज्य हैं वो दोस्तों समुद्री सीमा से लगते हैं। 9 राज्य समुद्री सीमा से लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, और यदि आपको अंडमान निकोबार ऑप्शन में ना मिले तो यहां पर सबसे ज्यादा सीमा है वो गुजरात की लगती है। समुद्री सीमा सबसे ज्यादा गुजरात की ही लगती है। उसके बाद में दोस्तों आंध्र प्रदेश की लगती है। और यदि आपसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में पूछा जाए तो देखिए, पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा सीमा गुजरात बनाता है, और वैसे ओवरऑल प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो वो गुजराती बनाता है। लेकिन यदि पूर्वी घाट की पूछा जाए तो पूर्वी घाट के अंदर आंध्र प्रदेश राज्य है वो सबसे ज्यादा समुद्री सीमा बनाता है। और ये क्रम है दोस्तों गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? आप सभी को पता है दोस्तों, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, और यहां पर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सीमा की लंबाई है, टोटल समुद्री सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 6100 किमी। लेकिन द्वीपों सहित पूछे तो 7516.6 किलोमीटर है। अब यहां पर दोस्तों हम बात करें राज्यों की,
तो सबसे पहले राज्य यहाँ पर आ जाता है गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र आता है, उसके बाद में गोवा और उसके बाद में कर्नाटक और केरल। यानी इधर की तरफ पश्चिमी घाट की तरफ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, प्रायद्वीपीय समुद्री सीमा बनाते हैं? 5 राज्य। यहाँ पर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल आ जाता है, उसके बाद में बिहार, ओडिशा आ जाता है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश आ जाता है और उसके बाद में तमिलनाडु आ जाता है। तो पूर्वी घाट की तरफ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? वो दोस्तों आप हमारे बनाते हैं 4 राज्य। तो टोटल 9 राज्य है वो समुद्री सीमा यहाँ पर बना रहे हैं। लेकिन सबसे लंबी समुद्री यदि है यहां से हमसे पूछी है तो ध्यान रखना दोस्तों, अंडमान निकोबार है वो सबसे ज्यादा समुद्री सीमा बनाता है। भूलकर भी यदि ऑप्शन में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिले तो गुजरात मत कर देना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार है वो यहां पर राइट आंसर होगा। यदि अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आपको गुजरात तो चूज करना ही है। लेकिन ध्यान में रखना है कि अंडमान निकोबार हो तो अंडमान निकोबार ही यहां पर सबसे ज्यादा समुद्री सीमा है वो बनाता है। अब यहां पर दोस्तों देखिएगा 9 राज्य समुद्री सीमा जो प्रायद्वीपीय भारत की जो सीमा बनाते हैं या समुद्री सीमा बनाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा कौन सा है? वो है गुजरात और उसके बाद में है आंध्र प्रदेश। तो पश्चिम की तरफ, पश्चिमी घाट की तरफ गुजरात की सबसे ज्यादा समुद्री सीमा और पूर्वी घाट की तरफ आंध्र प्रदेश की। और सबसे कम समुद्री सीमा कौन बनाता है? वो गोवा बनाता है। सबसे कम समुद्री सीमा कौन बनाता है? गोवा बनाता है। तो यहां से आपके सारे क्वेश्चन है वो मेरे हिसाब से सॉल्व हो चुके होंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे कि जो सबसे लंबी समुद्री यदि सीमा आपसे पूछी जाए तो अंडमान निकोबार है। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके ऑप्शन में नहीं है तो गुजरात आपका रहेगा। गुजरात के बाद में आंध्र प्रदेश और सबसे कम गोवा की लगती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है म्यांमार से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है? म्यांमार से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और तमिलनाडु। अब यहां पर 2 ऑप्शन आपके कटेंगे, लेकिन एक बार पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए जो आपका पूर्वी भारत है, यहां पर पूर्वी भारत की बात करें तो यहां पर यारोकामा पर्वत है और यहां पर सबसे पहले राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में सीमा बनाता है कौन सा? नागालैंड। उसके बाद में मणिपुर और उसके बाद में आ जाता है मिजोरम। अब देखिए ऑप्शन देख लीजिएगा, ये 4 राज्य है वो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा, त्रिपुरा यहां पर कट जाएगा और तमिलनाडु भी कट जाएगा। तो 2 ऑप्शन यहां पर गलत हो चुके हैं और यहां पर ये दोनों मणिपुर और मिजोरम है ये यहां पर सीमा बनाते हैं। लेकिन 2 ऑप्शन यहां पर कट गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें ध्यान में रखना है कि म्यांमार से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है। तो त्रिपुरा तो बनाता ही नहीं है, त्रिपुरा को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। त्रिपुरा राज्य सीमा नहीं बनाता है म्यांमार से, ये बांग्लादेश के साथ बनाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कर्क रेखा पर अधिकतम सीधी किरणें पड़ती हैं 22 जून को, 21 जून को या 5 जून को या दोस्तों 22 दिसंबर को। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा, भारत में कर्क रेखा पर अधिकतम सीधी किरणें किस दिन पड़ती है? वो पड़ती है दोस्तों 21 जून को। ठीक है। और तिरछी किरणों की यदि पूछा जाए सर्वाधिक तिरछी किरणें कब पड़ती है तो वो दोस्तों 22 दिसंबर को। तिरछी किरणें 22 दिसंबर को। ये दोनों पॉइंट अच्छे से ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई किस राज्य में है? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भारत में कर्क रेखा वो कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। अब मैं मैप के अंदर लेके चलता हूं, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। भारत का मैप और यहां पर अच्छे से देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए 23.5 डिग्री जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा भी कहते हैं। यह है कर्क रेखा। सबसे पहले यहां पर हम बात करें राज्य की तो सबसे पहले राज्य आता है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह आपके हो गए टोटल 8 राज्य। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब चलते हैं क्वेश्चन। ये लीजिए क्वेश्चन। अब यहां पर पूछा है कि भारत में कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई किस राज्य के अंदर है? तो भारत में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर भारत में कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई है। तो ये ध्यान में रखना, राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और उसके साथ ही पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, भारत के भौतिक प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? देखिए यहां पर दे रखा है हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग और द्वीपीय क्षेत्र। तो यहां पर मैं मैप के अंदर भी आपको दिखा देता हूं, भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है। और भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, जैसे कि मैं थोड़ा सा कर देता हूं यहां से, जो ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, ये दोस्तों सबसे बड़ा भाग है, भौतिक दृष्टि से सबसे बड़ा भाग है भारत का। भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा जो भाग है वो प्रायद्वीपीय भारत है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है तीस्ता नदी से काली नदी तक, गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, या सिंधु नदी से सतलुज नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैलाश पर्वत श्रृंखला किसका भाग है? तो कैलाश पर्वत श्रृंखला है वो दोस्तों ट्रांस हिमालय का भाग है। अब भारत के अंदर जो हिमालय है इसके 3 भाग है। भारत के अंदर जो हिमालय है इसके 3 भाग है। यहां पर मैं भागों की बात करूं तो सबसे पहला जो भाग है वो तो है दोस्तों आंतरिक हिमालय या वृहद हिमालय या महान हिमालय। उसके बाद में आता है मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद में आती है शिवालिक या बाह्य हिमालय भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो भारत के अंदर जो हिमालय है उसके 3 भाग है, 3 भागों में बांटा गया है, आंतरिक हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। आंतरिक हिमालय जो बाह्य हिमालय, आंतरिक हिमालय या वृहद हिमालय या इसे हिमाद्री भी कहा जाता है, जो महान हिमालय है, इसके अंदर ही जो चोटियां हैं, सर्वोच्च ऊंची चोटियां हैं, वो सारी की सारी यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो यहां पर कैलाश पर्वत श्रृंखला का पूछा है, तो कैलाश पर्वत श्रृंखला है वो दोस्तों ट्रांस हिमालय का भाग है। इसके ऊपर ट्रांस हिमालय है और ट्रांस हिमालय के भी 3 भाग है, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और जास्कर। लेकिन यहां पर पूछा है कि कैलाश पर्वत श्रृंखला है वो किसका भाग है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय का भाग है कैलाश पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित कहां पर है? ये दोस्तों उत्तराखंड हिमालय के अंदर, यानी कि उत्तराखंड का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहां पर ऑप्शन दिया गया है K2 गोडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या कामेट। दोस्तों देखिएगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? वो तो है K2 गोडविन ऑस्टिन। जैसे कि पिछले साल आपका ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2 यानी कि गोडविन ऑस्टिन है, लेकिन वर्तमान में ये POK के अंदर है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन यदि भारत में स्थित है या भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपसे पूछी जाए तो वो हो जाएगा कंचनजंगा। वो हो जाएगा कंचनजंगा होगा। या निर्विवाद चोटी पूछी जाए, निर्विवाद चोटी पूछी जाए तो वो दोस्तों आपकी कंचनजंगा होगी, और विवादित चोटी पूछी जाए तो वो दोस्तों K2 होगी। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अब मैं सभी पर्वत चोटियों की ऊंचाई और उनके स्थान से संबंधित भी बात कर लेता हूं। देखिए माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागरमाथा भी कहा जाता है, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कंचनजंगा जो कि भारत के सिक्किम के अंदर स्थित है, इसकी ऊंचाई दोस्तों NCERT के अंदर 8,598 मिलती है। अलग और बुक्स है उनके अंदर 8,586 मीटर। दोनों ही अच्छे से देख लेना। मकालू है वो नेपाल के अंदर है, धौलागिरी है वो नेपाल के अंदर है, नंगा पर्वत भारत के अंदर है जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है, 8,126 मीटर ऊंचाई है। अन्नपूर्णा नेपाल के अंदर है, नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर है जिसकी ऊंचाई 7,817 किलोमीटर है। कामेट भारत के अंदर है, ये भी दोस्तों उत्तराखंड के अंदर है। कामेट है वो भी उत्तराखंड के अंदर है, 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो देखिए भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो भारत की पहली सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो तो कंचनजंगा है। उसके बाद में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? वो आती है दोस्तों नंगा पर्वत। उसके बाद में नंदा देवी, उसके बाद में आती है कामेट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा कहां पर स्थित है? नाथुला और जेलेपला दर्रा कहां पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, सिक्किम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये है दोस्तों सिक्किम के अंदर। नाथुला और जेलेपला दोनों ही दर्रे कहां पर है? ये सिक्किम के अंदर स्थित है। यहां पर देखिएगा और बाकी दर्रे भी देख लेते हैं। उत्तराखंड के अंदर माना, नीति, लिपुलेख, ये तीनों दर्रे कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर।
हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़ा लाचला दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा। और इस सिपकिल्ले दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है? सतलज नदी। रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग बनाई गई है। जम्मू कश्मीर में बात करें तो बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल, बुरजिल और जोजिला। अरुणाचल प्रदेश में दीफू, बोमडिला, बुमला और लिखापानी। लद्दाख के अंदर खारदुंगला है। देखिए दोस्तों, ट्रांस हिमालय की श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। ट्रांस हिमालय की श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। इसके लिए मैं मैप के अंदर आपको लेके चलता हूं, पूरे हिमालय का जो वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। देखिए दोस्तों, मैप के अंदर अच्छे से देखिएगा, यहां पर हम कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर जो ये भाग है, ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है यहां तक, ये है ट्रांस हिमालय का भाग और इसके नीचे है हिमालय पर्वत। तो हिमालय, यहां पर हम ट्रांस हिमालय के बारे में बात करें तो ट्रांस हिमालय का सबसे पहले आता है काराकोरम पर्वत श्रृंखला, उसके बाद में लद्दाख, काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख और उसके बाद में जास्कर। ये 3 श्रेणियां है ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां है और जो K2 है वो काराकोरम के अंदर ही है। तो उत्तर से दक्षिण की हम बात करें तो सबसे पहले काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद में जास्कर है। और उसके बाद में हम बात करें हिमालय पर्वत की, तो हिमालय पर्वत को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो पार्ट आता है वो यहां से लेके ये जो आपको दिखाई दे रही है रेड लाइन, ये है दोस्तों महान हिमालय। उसके मध्य है मध्य हिमालय या लघु हिमालय और उसके नीचे है शिवालिक हिमालय। तो सबसे आंतरिक भाग तो कौन सा है? वृहद हिमालय। सबसे बाहरी भाग कौन सा है? शिवालिक हिमालय। तो हमने मैप में अच्छे से देख लिया कि ट्रांस हिमालय की श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो उत्तर में हमने देखा था काराकोरम, जिसके अंदर K2 है, उसके बाद में लद्दाख है और उसके बाद में जास्कर है। तो ये जो तीनों क्रम के अंदर है तो इनको ढूंढिएगा ऑप्शन के अंदर। देखिए सबसे पहले काराकोरम आता है, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद में जास्कर है। ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहले काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद में जास्कर। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा अटल सुरंग, जो कि रोहतांग दर्रे में स्थित है, की लंबाई कितनी है? ये विश्व की सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है वैसे तो यहां पर इसकी लंबाई पूछे अटल सुरंग, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए अटल सुरंग है कहां पर। ये रोहतांग दर्रे के अंदर है। और रोहतांग दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। तो अटल सुरंग है वो रोहतांग दर्रे में बनाई गई है और इसकी लंबाई है वो है दोस्तों 9.02 किलोमीटर। ध्यान में रख लेना 9.02 किलोमीटर है। रोहतांग जो अटल सुरंग की लंबाई है वो कितनी है? 9.02 किलोमीटर। अगला आता है सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से गुजरती है? यांग्याप दर्रे से। तो कौन सा नदी गुजरती है दोस्तों? कौन सी नदी प्रवेश करती है भारत के अंदर? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, यांग्याप दर्रे से। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर है, लेकिन जो सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो लिपुलेख दर्रे से गुजरती है। लिपुलेख और माना दर्रा और नीति दर्रा ये तीनों कहां पर? उत्तराखंड के अंदर है। तो सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो किस दर्रे से गुजरती है? लिपुलेख दर्रे से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खंबान नाम से, लोंगचेन खंबान नाम से, सागरमाथा तो माउंट एवरेस्ट का नाम है और सांगपो है वो ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है तिब्बत के अंदर। ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो सिंगी खंबान नाम है वो सिंधु नदी को तिब्बत में कहा जाता है और इसको इंडस भी कहते हैं। अलग अलग नाम है, इंडस भी कहते हैं भारत के अंदर। तो सिंगी खंबान है वो सिंधु नदी का तिब्बत में, सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खंबान के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंगी खंबान। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिमाचल पर्वत श्रृंखला की पूर्व की पहाड़ियां, यानी जो पूर्वी हिमाचल की हम बात कर रहे हैं, तो पूर्व की जो पहाड़ियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। हम यहां पर इसको मैप के अंदर अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपके सामने है भारत का मैप और यहां पर यह है बॉर्डर जहां पर याराकोमा पर्वत है। यहां पर सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर है पटकाई बूम। उसके बाद हमने देखा था नागालैंड आता है। नागालैंड के अंदर नागा श्रेणी आती है। उसके बाद मणिपुर की पहाड़ी आती है और उसके बाद मिजो की पहाड़ी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले पटकाई बूम, उसके बाद में नागा की पहाड़ियां यानी नागालैंड के अंदर, मणिपुर की पहाड़ियां मणिपुर के अंदर, मिजो श्रेणी आती है यानी मिजो पहाड़ियां है वो
मिजोरम के अंदर। तो पटकाईबूम, सबसे पहले पटकाईबूम, उसके बाद में नागा श्रेणी, उसके बाद में मणिपुर की पहाड़ियां, उसके बाद में मिजो की पहाड़ियां। तो इस प्रकार से इनका क्रम है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर, और हमने अच्छे से देखा था कि सबसे पहले पटकाईबूम आएगी, तो पटकाईबूम यहां पर पहले दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है पटकाईबूम पहले, तो ये भी हो सकता है। अब यहां पर उसके बाद में नागा हमने देखा था, यहां पर भी नागा है। उसके बाद में मणिपुर पहाड़ियां हमने देखा था, तो यहां पर मिजो है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। सबसे पहले पटकाईबूम, उसके बाद में नागा, उसके बाद में मणिपुर और उसके बाद में मिजो पहाड़ियां। ठीक है, तो ये है दोस्तों हिमाचल, पूर्वी हिमाचल की इंपॉर्टेंट पहाड़ियां, यानी पूर्वी हिमाचल की जो इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं उनमें सबसे पहले पटकाईबूम उत्तर में, उसके बाद में नागा, उसके बाद में मणिपुर, उसके बाद में मिजो पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो आपस में सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है? तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ऐसा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछे आपसे, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या घनत्व में बिहार। तो जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। यहां पर कुछ अच्छे से देख लेना, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में बिहार आता है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में बिहार। यदि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य आपसे एग्जाम में पूछे जाए, तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की है। उसके बाद में मिजोरम की और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश की। टॉप 2 तो आपकी याद होनी चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है और उसके बाद में महाराष्ट्र है। 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? पहला सिक्किम आता है और उसके बाद में मिजोरम आता है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों से यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और सबसे कम है लक्षद्वीप की। और महानगरों की पूछी जाए तो महानगरों में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? मुंबई की होगी दोस्तों, ना कि दिल्ली की। मुंबई की होगी, ध्यान में रख लेना। मुंबई की सर्वाधिक जनसंख्या है महानगरों के अंदर, उसके बाद में दिल्ली की और उसके बाद में कोलकाता और उसके बाद में चेन्नई की होगी। आगे देखिएगा, जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार का, उसके बाद में पश्चिम बंगाल का और उसके बाद में केरल का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, जो कि 17 है। उसके बाद में मिजोरम और उसके बाद में सिक्किम का है। बात करें दोस्तों यहां पर केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर, तो केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। और वैसे ओवरऑल हम बात करें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली का ही होगा। यदि दिल्ली ऑप्शन में हो और साथ में बिहार हो और क्वेश्चन में पूछा जाए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको दिल्ली करना होगा। तो दिल्ली की जो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, उसके बाद में चंडीगढ़ का है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किसमें हुई थी 2011 की जनगणना के अनुसार? मेघालय के अंदर। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किसमें हुई थी? नागालैंड के अंदर। तो ये है दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल किए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सारा जो जितने भी टॉपिक्स बचे हैं, जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने दोस्तों बिल्कुल भी कचरा नहीं रखा इस वीडियो के अंदर। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं उन्हीं को शामिल किया है।